बेटा आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। अभी तक आप लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग एजम्पशंस को जान लिया है कि हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं। आपने गैप के बारे में जान लिया होगा, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में आपने जान लिया होगा, उसे समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, मैं ऐसा मान के चलता हूं आप प्रीवियस वीडियोस देख के आए हैं बेटा, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो ही आप इस वीडियो से बेटा कनेक्ट कर पाओगे। नहीं देखा तो इस वीडियो को पहले पॉज करो, पहले आप जाओ और उन सारी वीडियोस को पहले एक बार चेकआउट करो, क्योंकि अगर उनको आप देखोगे नहीं बेटा तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जब मैं एग्जांपल्स यहाँ पे यूज करूंगा, जब मैं बार बार उससे कनेक्ट करूंगा तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो पहले आप उनको जरूर देखना, उसके बाद आप इसको समझना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है बेटा हमारे पास? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ध्यान देना, एक सेट ऑफ रूल है, एक सेट ऑफ रूल्स है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। इसके अंदर पूरा एक तरीके से हम बोल सकते हैं गाइड कर रखा है कि हमें किस तरह से अपनी अकाउंटिंग को कंडक्ट करना है, किस तरह से अपनी अकाउंटिंग को सामने वाले तक पहुंचाना है। तो उसमें बता दिया गया कि चलो ठीक है, मुझे अब अगर मान लो अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी है सामने वाले को, तो हम उसे इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अगर सपोज करो उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग वे में और हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाते समय जब हमने प्रिपरेशन की थी उसके सेट ऑफ रूल हमने अलग मान लिए थे, तो मैं जब बात को अपनी कन्वे करूंगा, सामने तक पहुंचाऊंगा, तो क्या वो उस बात को अंडरस्टैंड कर पाएगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, वो मेरी बात मतलब हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? गलती बेटा हमारी है, गलती हमारी है, रीजन। और गलती हमारी भी है, गलती बेटा उसकी भी है। गलती उसकी है कि उसने सेट ऑफ रूल सेम जो हमने पढ़े वो नहीं पढ़े, और गलती हमारी भी है कि जो उस समय एक क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म रूल हमें बना लेना चाहिए, लेकिन हमने यूनिफॉर्म रूल कभी बनाए ही नहीं, ना हमने उनको समझा। हमें जब हम लोग यूनिफॉर्म रूल बना के चलेंगे तो इससे क्या होगा? सबकी अकाउंटिंग एक जैसी होगी, सबकी अकाउंटिंग एक तरीके से हम बोल सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट होगी। कैसी होगी? बिल्कुल एक्यूरेट होगी। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं इसके पीछे पर्पस क्या बनाने का? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, व्हाई आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नीडेड? सिंपल सा क्वेश्चन आता है, क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना है सर इसको, हमें पढ़ना है क्यों है? नंबर वन, पहला ध्यान देना बेटा, इसके मल्टीपल रीजन दिए गए हैं। इसके क्या है? मल्टीपल रीजन है। एक रीजन अगर होता तो बेटा फिर कोई बात ही नहीं थी, लेकिन इसके रीजन कितने हैं? इसके रीजन बहुत सारे हैं। पहला, नंबर वन यहां पे बताया गया, इंक्रीज डाइवर्सिटी। भाई जितने भी हम लोग वर्ल्ड में जो लोग अभी आप देख रहे हो, हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं और जो हम बिजनेसेस कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि जब से ग्लोबलाइजेशन आया तो इससे क्या हो रहा है? डाइवर्सिटी हर तरीके से है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, हर कंट्री अपने सेट ऑफ रूल के हिसाब से अपने अपने यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहा है। डाइवर्सिटी आ रही है, विविधता आ रही है, सबके सब अलग अलग चल रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, फिर इसको समझने में दिक्कत आ रही है। एंड देन उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हो रही है। क्या हो रही है उसके बाद? ग्लोबलाइजेशन हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बोले कि जीएसटी लगता है, गुड्स के ऊपर क्या लगता है? जीएसटी। तो इंडिया में तो हमने जीएसटी लगा दिया, क्या बाकी देशों में भी जीएसटी लग रहा होगा? शायद और शायद नहीं, शायद और शायद नहीं, है ना? तो वहां पे जीएसटी लग सकता है और नहीं भी लग सकता है। क्या पता उन्होंने दूसरा कुछ टैक्स लगाया हो। तो क्या हो, हमें पता है? क्या हम उसके बारे में जानते हैं? हमें यह भी नहीं पता कि वो कौन से वाली वैल्यू पे जीएसटी लगाते हैं। हम कौन सी वैल्यू पे जीएसटी लगाते हैं हमें पता है, लेकिन उनकी कौन सी वाली पे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें अपने स्टैंडर्ड सेम करने पड़ेंगे। भाई देखो, तुम जो भी लगाओ, जिस नाम से भी टैक्स लगाना चाहते हो लगा दो, लेकिन उसका एक सेट ऑफ रूल होगा। हमने लगाया जीएसटी, तुम लगा लो एएसटी, तुम लगा लो बीएसटी, तुम्हारे मन में जो आया तुम वो लगा दो, लेकिन पहले उसके लिए एक सेट ऑफ रूल होने चाहिए। हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोल रहे हैं, तुम उसको एएसटी बोल सकते हो अपने हिसाब से, अमेरिकन सर्विसेज टैक्स, या फिर सब बीएसटी बोल सकते हो, ब्रिटिश सर्विसेज टैक्स। तुम जो मर्जी बोलना चाहते हो बोल दो, लेकिन पहले बताओ, पहले सबके सब रूल कैसे होंगे? सेम होंगे। तो डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया है बेटा? हर बिजनेस को, मतलब हर कंट्री को आपस में कनेक्ट किया है। चाहे मैं इंडिया को ले लूं, चाहे मैं बाहर किसी भी कंट्री को इंडिया से कनेक्ट कर लूं, इंडिया ने बहुत सारी कंट्री से कनेक्ट किया है, बहुत सारी कंट्रीज ने इंडिया से कनेक्ट किया है। सिंपल सी बात है। ग्लोबलाइजेशन बेटा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, ठीक है। ऑफ द बिजनेसेस एंड डिफरेंट इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब सभी क्या है अपना पे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कैसी कर रहे हैं? डिफरेंट कर रहे हैं। साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंड बिकम टू इनकंसिस्ट एंड इनकम्पेरेबल एंड लेस मीनिंगफुल। भाई वो इनकंसिस्ट हो जाती है जब भी हम लोग, अगर मान लो सेट ऑफ रूल्स अलग अलग बना के चलेंगे तो क्या फर्स्ट क्या है? इनकंसिस्ट हो जाएगा। सेकंड क्या है? इनकम्पेरेबल हो जाएगा। जो कंपेयर कर सकते थे वो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। एंड थर्ड नंबर पे आता है लेस मीनिंगफुल। जो यहाँ पे मीनिंगफुल, जो उसका मीनिंग निकल के आएगा वो मीनिंगफुल नहीं हो पाएगा। रीजन, आपने अकाउंटिंग बना के दे दी, सपोज करो, मैं अब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, आपने अकाउंटिंग बना के दे दी सामने वाले को और उसे बोला इसको आप पढ़ सकते हो। सामने वाले ने सेट ऑफ रूल अलग पढ़े हुए हैं बेटा, क्योंकि उसके रूल अलग है, हमारे रूल अलग है बेटा। तो जब वो रूल्स पढ़ेगा, मतलब उन रूल्स पे आपकी फाइनेंशियल्स को पढ़ेगा,
उसे समझ में नहीं आएगा। वहीं अगर मान के चलिए वो हमसे क्वेश्चन रेस करेगा कि इसका मतलब क्या है, तो हम तो उसे अपने सेट ऑफ रूल पे बताएंगे। अगर वो बोलेगा नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तो वो अपने सेट ऑफ रूल पे बता रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लैश होगा। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो वो मीनिंगफुल नहीं होगी, वो मीनिंगफुल नहीं होगी। सपोज करो अगर मुझे अपने बिजनेस के बारे में किसी को बताना है, कोई सामने बैठा है, तो मैं उसको ओरली बता सकता हूं, मैं उसको ओरली समझा सकता हूं। लेकिन आपको पता होगा जो हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 के अंदर जितनी बातें पढ़ी, वो हमने एक बात सीखी यहाँ पे कि फाइनेंशियल्स, हम लोग जो अकाउंटिंग बनाते हैं इसके पीछे पर्पस क्या है, अपनी इंफॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचाना। अकाउंट्स की डेफिनेशन में लास्ट में क्या था, उसे कम्युनिकेट करना टू दी यूजर्स, टू दी यूजर्स। आपने एक डेफिनेशन और देखी होगी, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। पर ये लैंग्वेज अगर सेम नहीं होगी तो सपोज करो मैं अगर आपको, आप बेटा हिंदी मीडियम में हम लोग क्या बोलते हैं बात कर रहे हैं, मैं अगर यहाँ पे चाइनीज में बात करूँ तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाइनीज हो और मैं हिंदी में बात करूँ तो शायद आपको समझ में आए। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, एक सेट ऑफ रूल है बेटा हमारा कि भाई हमारा हिंदी चैनल है, आप लोग हिंदी चैनल में देख रहे हैं बेटा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे क्या था, एक मीनिंगफुल चीजें निकल के आ रही हैं। लेकिन जब मान के चलिए अकाउंटिंग के अंदर कोई भी चीज अगर सेम नहीं होगी, मतलब सेम स्टैंडर्ड पे नहीं बनाई होगी, तो उसका जो मीनिंग है वो अपने आप पे मीनिंगलेस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सेकंड, इनकंसिस्ट होगा और इनकंपेरेबल होगा, आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं पहली बात तो क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी बेटा हमें, इसका हमें अच्छा खासा आंसर मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, hence a need arose to create the common standards to ensure। अब ध्यान देना, जितने भी अगर स्टैंडर्ड हमने सेम सेम माने, अगर हम सेम मान के चल रहे हैं तो हमें इससे क्या क्या एडवांटेज है। नंबर 1 पहली एडवांटेज रिलायबिलिटी, नंबर 2 रेलिवेंस, नंबर 3 अंडरस्टैंडेबिलिटी, नंबर 4 कंपेरेबिलिटी। सर ये देखे देखे से लग रहे हैं, हाँ बेटा आपने चैप्टर 1 के अंदर पढ़े हैं, ये चैप्टर 1 के अंदर पढ़ रखे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटिव, मैंने बात की यहाँ पे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये आपने पढ़ रखे चैप्टर 1 के अंदर। लेकिन वहां पे भी आपने पढ़े, यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, तो मकसद क्या है बेटा अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग का मकसद ही यही है, उनका पर्पस यही है कि चीजों को, जो यहाँ पे चीजें हैं वो रिलायबल हो, विश्वास आना चाहिए, रेलिवेंस होनी चाहिए, वो हमारे हिसाब से होनी चाहिए। भाई जो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, वो मुझे जो नीडेड इंफॉर्मेशन है वो मुझे साफ साफ दिखाई दे। नेक्स्ट बेटा अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझ में आने लायक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप जापानीज में बना दो फिर हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। नेक्स्ट कंपेरेबल होनी चाहिए, हम दो, आपका जो फॉर्मेट है, आपका जो स्टैंडर्ड है, आपके जो मेथड है वो सेम होने चाहिए, ताकि हम लोग उस मेथड से कंपेयर कर सके दूसरी फाइनेंशियल्स को भी। मेरी बात क्लियर बेटा तक, तो इसी को बोलते हैं हम लोग काउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी। तो मेरी यहां तक बात आप लोगों को क्लियर है बच्चे, ये पूरा कंटेक्स्ट वही है, आपको यही चीज आपको समझा रहा है फिलहाल के लिए भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने से पहले भाई कहीं तो रूल बने होंगे, किसी ने तो रूल बनाए होंगे। तो भाई रूल बने थे सबसे पहले इंटरनेशनल इनिशिएटिव, ये जो सबसे पहले शुरुआत हुई वो इंटरनेशनली हुई। कब हुई, ध्यान देना बच्चे, 1973 द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, IASC was formed, now known as the International Financial Reporting Standard। इसको आज की डेट में हम लोग किस नाम जानते हैं, IFRS के नाम जानते हैं। जबकि ये पहले क्या था बच्चे, पहले था ये IASC। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म भी आप से बाई चांस टिक मार्क में पूछा जा सकता है। साथ में यह भी पूछा जाता है कब स्टार्ट हुआ था ये, तो 1973 में स्टार्ट हुआ था। आज की डेट पे IASC को क्या कहते हैं हम लोग, आज की डेट पे इसको हम लोग IFRS कहते हैं। क्या कहते हैं, IFRS फाउंडेशन। तो ध्यान देना, ध्यान रखना इस बात को कि आप लोग को ये सारी बातें याद होनी चाहिए, इनको आप की नोट्स पर लिख लेना याद से बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ IASC। अब IASC बोले चाहे हम लोग IFRS बोले, ये बने क्यों थे, पर्पस क्या था इनका। नंबर 1 टू फॉर्मुलेट एंड पब्लिश accounting standards in public interest and ensure their worldwide acceptance। भाई सभी को एक साथ लेके आना है, सभी को। अब जैसे आपने देखा होगा माला के अंदर मोती होते हैं, अब मोती में एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या, उसका धागा। अगर वो धागा ही नहीं होगा तो सारे मोती क्या आपस में कनेक्ट हो पाएंगे, क्या उसकी एक माला बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। वैसे ही इन्होंने भी क्या किया, फॉर्मुलेट किया एंड पब्लिश किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड एंश्योर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस। जिसे सबने माना,
ये सब ने माना और सब मान करके अपने यहाँ पे अकाउंटिंग को करते हैं, जिससे कि आज की डेट में आपने कभी तो नहीं सुना होगा ना से अकाउंटिंग की वजह से बेटा वर्ल्ड वॉर हो गया, नहीं सुना होगा बेबी, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा पीसफुली उन चीजों को मेंटेन किया, उसको इस तरह से बनाया कि सबको एक्सेप्ट करने में दिक्कत ना आए और सब में यूनिफॉर्मिटी भी आ जाए बेटा। ठीक, नेक्स्ट, टू हार्मोनाइज एंड इंप्रूव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ग्लोबली। जो बात अभी हमने करी कि यहाँ पे इन्होंने हार्मोनाइज मतलब होता है कि जो चीजें थी वैसी उनको बताने, मतलब जो चीजें आप कर रहे हो वो एटलीस्ट कैसी हो, सबके सब सबके लिए कैसी हो, सेम हो, सबके लिए कैसी हो, सेम हो, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई क्या कब स्टार्ट हुआ 1973 में। आज के डेट में उसे हम बोलते हैं क्या है, उसे हम बोलते हैं आईएफआरएस के नाम से जानते हैं। पहले क्या डालते थे, पहले हम किस नाम जानते थे, आईएससी के नाम जानते थे। अब क्या हमें वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है? नहीं नहीं नहीं, हमें पढ़ना है बेटा बेसिकली इंडिया के बारे में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, यस सर, हमें तो बस इंडिया के बारे में बताओ, इंडिया में चल क्या रहा है, हमें इंडिया के बारे में जानना है। ओके, अब इंडिया में ध्यान देना बेटा, मैंने पहले ही बताया ये आपके लिए मंदिर है, जानते हो आप सब उसको। फुल फॉर्म क्या है सर, ऊपर लिखिए बच्चे, देख सकते हैं आप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आप इसको हाथ पे जोड़ सकते हैं, रीजन क्योंकि यही है बेटा जिसकी वजह से आज हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, आज हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। ठीक, इन्होंने क्या किया, इशू बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। कौन इशू करता है, हमारे जितने स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, जो भी हमारे देश में आज स्टैंडर्ड बने हैं, जिसने इसके ऊपर पूरी पूरी निगरानी रखी हुई है कि लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई लगाता है या फिर नहीं लगाता। ठीक है, तो वो है हमारे लिए क्या, आईसीआई। ठीक है, आईसीएआई। ठीक, 1977, ये डेट याद रखना बेटा, 1977। आईसीए इज अ सेटअप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आई ध्यान रखना यहाँ पे एएसबी है, क्या है बच्चे, एएसबी, ये वाला नहीं है बेटा, आईएएससी नहीं है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी नहीं है, ये इंटरनेशनल, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। क्या है बच्चे, बोर्ड है, ये कमेटी नहीं है, ये क्या है, बोर्ड है बेटा। देन ASB identify area with diverse accounting practices। ध्यान देना, इसने क्या आइडेंटिफाई किया, एरिया विद डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिपेयर ड्राफ्ट स्टैंडर्ड आफ्टर कंसल्टेशन, आफ्टर कंसल्टेशन विद किस किस के साथ कंसल्टेशन हुई इनकी, गवर्नमेंट के साथ, जो देश की सरकार है, इंडस्ट्री ग्रुप के साथ, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के साथ, मतलब इंडस्ट्रीज के साथ बैठ करके इन्होंने बात की, एंड लीगल एक्सपर्ट के साथ। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इन्होंने इन्होंने इनके साथ बैठ के कंसल्टेशन की, देन उसके बाद फाइनल किया, एक चीज बनाई, ड्राफ्ट किया, अप्रूव बाय, जिसे किससे अप्रूव करवाया, आईसीएआई काउंसिल से। ठीक है, ये काउंसिल है बेटा, है ना, जो आईसीएआई वो पूरा लॉ, हम इसको काउंसिल मानते हैं, क्या मानते हैं इसको, काउंसिल मानते हैं। एंड देन रिकमेंडेड टू एनएफआरए, रिकमेंड, उससे फिर बाद में रिकमेंड किया नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को, अंडर द कंपनीज एक्ट, जो किसके अंदर आती है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आती है, उससे फिर इसको ड्राफ्ट बना करके उसके सामने रख दिया। भाई देखो ये बातें हैं मेरी, यहां तक आप सबको बातें क्लियर हुई होंगी बच्चे? यस सर। आगे, टाइप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर टाइप्स कैसे कैसे बेटा, तो यहां ध्यान देना, 3 टाइप के बता रखे हैं। एट प्रेजेंट 3 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर यूज्ड। अभी इस समय करंट में पूरी इंडिया में 3 सेट ऑफ रूल चल रहे हैं। नंबर 1, पहला आईसीएआई स्टैंडर्ड्स, जो उन्होंने बना रखे हैं। दूसरा एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, एक कंपनी एक्ट के अंदर चलते हैं। थर्ड इंड एएस। सर ये क्या होता है नया, भैया जैसे कि मान के चलिए पूरे वर्ल्ड पे अप्लाई हो गए थे, तो इंडिया के अंदर जो अप्लाई हुए वो थे इंडियस। क्या थे वो, इंडियस। हम लोगों ने आईएफआरएस को माना, लेकिन मानने के सवा उसका नाम चेंज किया, हमने बोला कि हम इंडियस को अप्लाई करेंगे अपने, तो इंडियस माना जाता है। तो 3 तरीके से हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं बेटा, एक आईसीआई ने बना रखे हैं, दूसरा एएस जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर आते हैं, दूसरा इंडियस जो कि बने बनाए हैं, जो आईएफआरएस को फॉलो करते हैं, आईएफआरएस के बिहाफ पे चलते हैं। ध्यान देना बच्चे, आईएफआरएस एप्लीकेबल टू, अभी कहां पे एप्लीकेबल है, यहां पे लिखा हुआ है नॉन कोऑपरेटिव एंटिटीज, जैसे कि छोटी मोटी फर्म्स होगी या पार्टनरशिप होगी, इन पे जो भी चलेगा वो
इंड एएस स्टैंडर्ड चलेंगे, ठीक है। अब ये क्या लीगल बैक, मतलब ये लीगल है क्या, तो वो बात कर रहे हैं नॉट बैक्ड बाय लॉ, ये लॉ से नहीं है, बट यहाँ पे क्या है कि आप जो रूल्स है, जो लॉ है, जो जो आपके प्रिंसिपल है, जो आपके रूल्स हैं, जो आपके सेट ऑफ गाइडलाइंस है, उसे आप फॉलो करोगे, जिसकी वजह से आपकी अकाउंटिंग दूसरे अकाउंटिंग से कंपैरिजन पॉसिबल होगा, आप भी कंपेयर कर पाओगे और हमें भी समझ में आएगा और कोई अकाउंटेंट भी आपकी अकाउंटिंग कर पाएगा। तो वो किसने बना रखे हैं, आईसीआई ने बना रखे हैं और ये लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या बेटा, एएस अंडर कंपनीज एक्ट 2013, यहां पे क्या है, कंपनीज एक्सक्लूडिंग दोज यूजिंग इंड एएस, दोज यूजिंग इंड एएस, जो इंड एएस को, जो एक्सक्लूडिंग दोज यूजिंग इंड एएस, ठीक है, जो यूज नहीं कर रही इंड एएस को, तो ये लीगल है, बिल्कुल लीगल है, कंपनीज एक्ट के अंदर है। नेक्स्ट, इंड एएस स्पेसिफिक लार्ज एंड लिस्टेड, सर ये कौन सी कंपनी है स्पेसिफिक लार्ज एंड लिस्टेड कंपनी, अभी बात करते हैं इसके ऊपर भी, तो ये भी लीगल है, यस सर ये भी लीगल है बिल्कुल। अब इंड एएस कहां पे लग पाएंगे, इंड एएस किन किन जगहों पे हमारे एप्लीकेबल हो पाते हैं बच्चे, इंड एएस कहां पे एप्लीकेबल हो पाते हैं बेटा, इसके बारे में अब हमें जानना है, इसके बारे में अब हमें जानना है, समझना है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अब अच्छे से, ध्यान देना। नंबर 1, इंड एएस अप्लाई टू, अब ये 3 कंडीशन होंगे बेटा, क्या है ये 3 कंडीशंस। नंबर 1, लिस्टेड कंपनी ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ये कहां, ये कैसे होनी चाहिए, लिस्टेड होनी चाहिए। सर लिस्टेड का मतलब क्या होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, आपने सुना होगा एनएससी बीएससी के बारे में, तो एनएससी बीएससी की स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी, जैसे कि अब मैं बात करता हूं, अभी जो नई नई कंपनियां जिसको आप जानते हो छोटा मोटा, ठीक है, शार्क टैंक में भी देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग आते हैं तो उसमें बहुत सारी कंपनियों के फाउंडर को आप जानते हो, क्या ये सबके सब लिस्टेड कंपनीज है, मैं बोलूंगा नहीं, हाँ उनमें से एक आधा कोई हो सकता है लिस्टेड कंपनी, जैसे कि बात करते हो जोमेटो की, जोमेटो हम सब जानते हैं, लेकिन वो लिस्टेड भी है, वो क्या है, लिस्टेड कंपनी भी है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां जो अनलिस्टेड है, जैसे कि मैं बात करता हूँ बेटा लेंसकार्ट की, तो वो अनलिस्टेड कंपनी है। मैं बात करता हूँ और भी क्या बोलते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो जितनी भी कंपनियां हैं वो अपना पे अनलिस्टेड है, नाम तो हमें पता है उनके, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है आज की डेट पे। लिस्टेड कंपनीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज, फर्स्ट पहली कंडीशन। दूसरी, कंपनी विद नेटवर्थ कितने रुपए, 250 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए उसकी वर्थ, वर्थ मतलब उसकी कीमत, उसकी वैल्यू, वो 250 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, होल्डिंग सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनीज ऑफ कंपनीज दैट यूज इंड एएस, या तो उनकी कोई बड़ी कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग, या तो उन्होंने उसको कंपनी को होल्ड किया वो, होल्ड का मतलब होता है कि भाई खरीद रखा हो, है ना, खरीद रखा हो। नेक्स्ट हम बोलते हैं सब्सिडरी, उसकी छोटी कंपनी। नेक्स्ट हम बोलते हैं एसोसिएटेड कंपनी, उसके साथ जो काम कर रही है। इनमें से कोई भी अगर जो इंड एएस लगा रही है तो उस पर भी इंड एएस लगेंगे, उस पर भी इंड एएस लागू हो जाएंगे, ठीक है। 3 बात है, वॉलंटरी अडॉप्शन इज ऑल्सो अलाउड, किसी को अगर अपने यहाँ पे इंड एएस ही मानने हैं तो मान भी सकता है, हाँ कोई अगर नहीं मानना चाहता और ये 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप में से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो आपको इंड एएस ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी समरी छोटी सी बेटा, कैटेगरी दे रखी है, नॉन कॉर्पोरेटिव फर्म्स जिसको आईसीए ने इशू किया बेटा, कंपनी नॉट अंडर इंड एएस, तो एएस नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और फिर लार्ज जितनी कंपनी जो वो इंड एएस को लगाएंगे अपने ऊपर, ठीक है। ये बात अभी हमने थोड़ी देर पहले भी समझी है बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ देखो बेटा, आपको ना ऐसे आपकी बुक के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे एएस दे रखे होंगे, आप देख पाओगे अपनी बुक के अंदर, तो आप देखेंगे तो उसमें आपको इंड ऐसे पूरे कुछ एएस दे रखे होंगे, तो ये एएस बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 मतलब पूरे बहुत सारे ही हैं। तो इनमें ना कुछ एएस के बारे में बता रखा, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे एएस 9, अभी आपने थोड़ी देर पहले जाना होगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो जो प्रिंसिपल बना है, जो यहाँ पे प्रिंसिपल बना हुआ है वो किस पे बना होगा, इस स्टैंडर्ड पे बना है बेटा, वो इस स्टैंडर्ड पे, मतलब जो भी आप चीजें मान रहे हो वो इसके अकॉर्डिंग मान रहे हो आप लोग, ठीक। मैं बात करता हूं जैसे कि यहाँ पे आपका है क्या, इन्वेंट्री, आप स्टॉक किसे मानोगे, आप स्टॉक किसे मानोगे उसके ऊपर बात की गई है, उसके ऊपर बात की गई है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि भाई अगर मान के चलिए मेरा काम बेटा हार्डवेयर का है, सपोज बेटा मेरा काम स्टेशनरी का, मैं बुक्स वगैरह ले रहा हूं, तो मेरे पे ये वाला एएस मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि ये है। लेकिन वही मैं बात करता हूं कि हमारे पास बेटा कुछ लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक मतलब होता है जो जीवित होते हैं, जैसे कि सपोज करो हम मान लेते हैं कुछ बकरियां हो गई, कुछ भेड़ हो गई, हमने बेटा कुछ बहुत सारे जो मतलब जीवित लोग होते हैं, मतलब जो जीवित जानवर है, लोग नहीं सॉरी जानवर जो है बेटा, अगर उन्हें रखा हुआ हम लोगों ने तो क्या वो लोग स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं, आते हैं, लेकिन उनपे कभी भी ये वाला एएस अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो लाइव स्टॉक है बेटा, उनके ऊपर काउंट नहीं होता ये। ऐसी हॉस्पिटल हो गए बेटा, अब क्या हॉस्पिटल में अगर आप देखोगे तो वहां पे स्टॉक, हॉस्पिटल बेसिकली काम क्या कर रहा है भाई, मरीजों को ठीक कर रहा है, तो क्या वो मरीजों को स्टॉक मानेगा अपने लिए,
नहीं मानेगा। रीजन क्या है, लाइव स्टॉक आ गया ना बेटा, वो भी है ना। अब जैसे मान के चलिए, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं बेटा आपको मैं से, कि अगर मान के चलिए स्टॉक अभी जस्ट आदमी का कहीं पे कुछ उसको एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो वो हॉस्पिटल में आएगा तो क्या बोलेंगे उसे, वो रॉ मटेरियल, और अभी वो जस्ट ऑपरेशन थिएटर में गया है, उसका अभी ऑपरेशन हो रहा है, तो क्या बोलोगे, वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है बेटा। और फिर जब वो वहां से बाहर निकला तो क्या बोलोगे उसे आप लोग, फिनिश्ड गुड्स। नहीं बोल सकते ना उसे हम लोग, इस तरह से कैटेगराइज नहीं कर सकते उसे हम लोग। इसी वजह से कभी भी लाइव स्टॉक को हम कैटेगराइज नहीं करते किसी भी चीज में, ठीक है। तो उस पर एएस नहीं लग पाता। तो ये बहुत सारे एएस दे रखे हैं आपको, बहुत सारे एएस दे रखे हैं यहाँ पे, बहुत सारे बेटा। सर ये अभी पढ़ने हमें, नहीं अभी नहीं पढ़ने, सिर्फ आपको एक जानकारी के लिए दे रखे हैं। अच्छे 3 तरीके से बनते हैं। तो आप देखो आपकी बुक में 3 टाइप की लिस्ट दे रखी होंगी, एक आईसीआई की दे रखी होगी, एक आपको एएस जो कंपनी एक्ट के अंदर होती है, और एक इंडियास की लिस्ट दे रखी होगी। 3 आपको लिस्ट आपको बता आपकी बुक में गिवन होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मीनिंग, अब बात करते हैं मीनिंग। हमने ये तो पढ़ लिया किसी जरूरत क्यों थी, अब हम पढ़ेंगे मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है बच्चे, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ सेट ऑफ written guideline and rule used to preparation presentation of financial statement, ठीक है। अब यहां पे जो भी आपको पहले क्या चीज बताई गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है, गाइडलाइन और रूल। गाइडलाइन और रूल ये आपको मानने ही पड़ेंगे। जो हमने आपको गाइडलाइन दी है, जो हमने आपको रूल बताया, वो आपको मानो। और अगर आप मानोगे, उसके बिहाफ पे बनेगा जो कुछ है, जो भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है उसके बिहाफ पे बनेगा। दे आर बेस्ड ऑन, अरे जाना जाना सा लग रहा है हमें, बिल्कुल बेटा। चैप्टर हमने इस पे स्टार्ट किया था, चैप्टर ही हमने इस पे स्टार्ट किया था, गैप है ना बेटा, चैप्टर ही हमने इस पे स्टार्ट किया था। ये गैप पे बेस्ड होते हैं ना, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड इश्यू बाय द, इसको कौन इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई इसको इशू करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, कवर मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। इसमें जो चीजें कवर की जाती है वो इसी के तहत होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम उसको मानते हैं। मेरी बात यहां तक क्लियर है बच्चे आपको, यस सर। इन समरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समरी वाइज बड़ा ध्यान देना। नंबर 1 क्या है इसका मतलब बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रूल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये रूल है, क्या है बच्चे, ये रूल्स है इसके अंदर, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एंश्योर एक्यूरेसी, यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबिलिटी। ये 3 चीजें लेकर आता है, बिल्कुल सही बात है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर लीगल, enforceable and adaptable to changing environment। जो चेंज कर रहा है एनवायरमेंट, उसको अडॉप्ट करके फिर ये नए सेट ऑफ गाइडलाइन बनाते हैं। एंड हेल्प टू यूजर टू अंडरस्टैंड, हेल्प टू यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक इन्फॉर्म डिसीजन। जो एक इन्वेस्टर है, जो भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करना, इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है अपने लिए। मेरी बात यहां तक क्लियर है बच्चे आपके लिए, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसका नेचर क्या है बेटा। नंबर 1 ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली किस चीज पे चल रहा है, तो आपको 5 बता दे 5 बातें यहां पे बताई गई। नंबर 1, इसमें फ्रेमवर्क होता है। इसमें क्या होता है, फ्रेमवर्क। बेटा कोई भी दुनिया के अंदर बिल्डिंग बनी है, क्या वो डायरेक्ट बिल्डिंग बन गई, पहले उसके लिए आपने फ्रेम बनाया होगा। फ्रेम बनता है पहले बेटा, फ्रेम के ऊपर फिर आपका लेंटर होता है, देन उसके बाद फिर से दीवार खड़ी करते हैं, फिर लेंटर होता है, फिर ये चलता जाता है। तो फ्रेमवर्क, मैं वहीं से एग्जांपल ले रहा हूं, फ्रेमवर्क। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं बेटा, बेसिकली हमारे लिए फ्रेमवर्क देते हैं, एक फ्रेमवर्क देते हैं। जैसे कि ये डिजिटल बोर्ड हम लोगों ने बेटा वॉल पे हैंग किया हुआ है, तो पहले वॉल होगी तभी तो डिजिटल बोर्ड हैंग होगा, कि डायरेक्ट बेटा मैं इसको हैंग कर दूं हवा में, ऐसे तो नहीं हो सकता ना बेटा। ये चीजें कैसे होंगी बेटा, ये वॉल पे ही हैंग होगा। तो फ्रेमवर्क, पहले मुझे क्या चाहिए, एक ढांचा चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं, एक पूरा फ्रेमवर्क देते हैं कि भाई इस वाले रूल को मान के आपको अकाउंटिंग करनी है, इस वाले रूल को आपको मान के अकाउंटिंग। जैसे कि मैं अगर आपको बोलता हूं मैथमेटिक्स में आपको ऐड करना है, तो ऐड के लिए मैं आपको क्या सिंगल नंबर दूं, सिंगल नंबर दूं, बोलूं उसमें ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, आप मेरे सवाल करोगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा 2 नंबर है उसको ऐड करना है, तब आप उसको नंबर को ऐड कर सकते हो। 2 नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं बोला आपको एक नंबर देके बोलो मल्टीप्लाई कर दो, आप पूछोगे सर किससे करना मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्या आता है, फ्रेमवर्क। क्या आता है बच्चे, फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क क्या करता है, प्रोवाइड द स्ट्रक्चर्ड सेटअप रूल, एंश्योर क्रेडिबल एंड रिलायबल एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट, एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, इससे क्या आती है, एक समानता, यूनिफॉर्मिटी आती है। एंड कंपेरेबिलिटी, एम टू स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसपेरेंट, कंपेरेबल एंड कंसिस्ट अक्रॉस बिजनेस, ठीक है। ये सब किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, ये रूल पे, ये किस पे, लॉ पे बेस्ड है,
किसी भी कंट्री के एंड बिजनेस के एनवायरमेंट पे बेस्ड है। डेवलप्ड इन अलाइनमेंट विद द कंट्रीज लॉ एंड चेंजिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिवाइज्ड व्हेन नीडेड, है ना, इनको हम चेंज कर सकते हैं व्हेन नीडेड, जब उनकी जरूरत पड़ती है तो उनको चेंज भी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, मैंडेटरी नेचर, ये कैसे है बेटा, आप पे मैंडेटरी है मतलब पक्के पक्के लगते ही लगते हैं बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द कंपलसरी, ध्यान देना बच्चे, यहां पे लिखा हुआ कंपलसरी फॉर द इंटरप्राइजेस विच दे अप्लाई एज पर आईसीआई एंड कंपनीज एक्ट, लगाने ही पड़ते हैं, चाहे आप तो आप कंपनी एक्ट मान लो, कंपनी एक्ट वाले मान लो, इंडिया एएस मान लो, या फिर जो आईसीआई ने किए इशू वो मान लो, नहीं तो इंडिया। तो आपको तीनों में से किसी एक को तो अपने कंपनी के अंदर अप्लाई करना ही पड़ेगा, उस पर चलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे क्या, फ्लेक्सिबिलिटी इन एप्लीकेबल। अब यहां पे भी क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, बिल्कुल हमने बात की ना, अभी 3 टाइप की लिस्ट दे रखी है, 3 टाइप की लिस्ट है आपके पास, आप जिसको भी अप्लाई कर सकते हो अपने अकाउंटिंग के अंदर अप्लाई कर लो। व्हेन मोर देन वन मेथड इज एक्सेप्टेबल, लाइक जैसे कि अब यहां पे देखो एप्लीकेबिलिटी किसके बारे में है, डिप्रिसिएशन का मेथड है। ये बेटा बेसिकली 2 टाइप के हो सकते हैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीबी। व्हेन द एंटिटी कैन चूज बट मस्ट डिस्क्लोज मेथड यूज, कौन सा मेथड वो यूज कर रही है उसको बातें बतानी पड़ती। मेरी बात यहां पे क्लियर है बच्चे? यस सर। ये होते हैं बेटा आपके लिए क्या, नेचर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नेचर ऑफ अकाउंटिंग। उसके मेन फीचर बेटा मैंने यहां लिखे हुए हैं और बाकी जो उसकी एक्सप्लेनेशन यहां पे है, तो आपको इसकी जो बेटा मेन फीचर्स के साथ साथ ये एक्सप्लेनेशन भी याद करनी है, इसको भी मेमोराइज करना है, समझना है, क्योंकि बाई चांस एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई आएगी, पूछेंगे नेचर कौन सा है ये, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये फ्रेमवर्क है, यूनिफॉर्मिटी है, बेस्ड ऑन लॉ, बिजनेस एनवायरनमेंट, मैंडेटरी नेचर, फ्लेक्सिबल। तो कुछ भी आपके क्वेश्चन बेटा आज पे इसी टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। आपको उनको अंडरस्टैंड करना अच्छे से, नहीं समझ में आए तो पूछेंगे बेटा साथ साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव्स। हमें इसको पढ़ना क्यों है, हमें इसको पढ़ना क्यों है बेटा,